हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान उसका पहला चैप्टर क्या मतलब उसकी कुछ शब्दावलियाँ हैं, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये मेरे खुद के नोट्स नहीं है, मैं ये पहले क्लियर करना चाहता हूँ। ये किसी भाई या बहन का है जो प्रोवाइड किया है, उसी के नोट से हम सब रिवीजन करने वाले हैं। ये अपडेटेड नोट्स हैं, बिल्कुल। आप तारीख भी देख सकते हैं, ये 3 जुलाई 2024 को ये पहला क्लास किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी फिर भी लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, किसी का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि मिला है, किसी ने भाई या बहन ने दिया है, तो मैं बता नहीं सकता। तो उसी कंटेंट के सहारे हम अपनी रिवीजन क्लास को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक शब्दावलियाँ हैं जिसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला, राज्य। राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त यानी आत्मनिष्ठ विचार है तथा राज्य की सबसे बड़ी विशेषता किसी भूभाग विशेष पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग है। राज्य क्या है? ये सब इसके विचार हैं। राज्य एक अमूर्त विचार है। राज्य की इसी शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है, जो पुलिस और सेना के रूप में दिखाई देती है। राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप सरकार है और सरकार के निम्नलिखित अंग हैं। पहला है भूभाग। राज्य एक भौगोलिक विचार है और जिसका भूभाग नहीं उसकी राज्य सरकार संभव नहीं। जनसंख्या होनी चाहिए। अंटार्कटिका में भूभाग है लेकिन लोग या आबादी नहीं है, इसलिए यह राज्य नहीं है। तीसरा अंग सरकार है। भूभाग और जनसंख्या होने के बावजूद फिलिस्तीन राज्य नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन की सरकार नहीं है। और चौथा अंग है संप्रभुता। यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिसका प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य की आज्ञा बाध्यकारी होती है, जिसकी अवहेलना पर दंड का प्रावधान होता है। इसलिए संप्रभुता एक भूभाग विशेष पर राज्य के दंड के प्रयोग की सर्वोच्च शक्ति है। राष्ट्र क्या है? व्यक्ति की एक सामूहिक पहचान है। राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है। यह समूह के बीच विद्यमान एक भावनात्मक एकता है। ये की पॉइंट्स हैं, इन्हें हम सिनॉप्सिस के रूप में ले सकते हैं। राष्ट्र का विचार मनोवैज्ञानिक एकता को बढ़ावा देता है, जो भाषा, प्रजाति, धर्म के आधार पर निर्मित होती है। इस दृष्टि से फिलिस्तीन एक राष्ट्र है जहाँ के लोगों के बीच एक भावनात्मक एकता विद्यमान है। इस भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है, जिसे सरकार या राज्य कहते हैं। सबसे अहम, संविधानवाद क्या है? हम संविधानवाद को सुनते हैं, संविधान, इन सभी बातों को सुनते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे संविधानवाद होता क्या है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा विश्व के लिए एक नायाब विचार दिया गया, जिसके अनुसार उन्होंने सरकार की शक्ति को सीमित करने के लिए निम्नलिखित प्रबंधन किए। पहला प्रबंध, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। संविधान के 3 अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। संविधान के द्वारा मूल अधिकारों का प्रावधान, मूल अधिकार देने से सरकार की शक्ति भी सीमित हुई। संविधान के द्वारा मूल अधिकारों का प्रावधान। संविधानवाद सीमित शासन का पर्याय है, जिसे संवैधानिक शासन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक संविधान संविधानवाद की स्थापना नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट, जैसे कि प्रत्येक संविधान संविधानवाद की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि चीन, उत्तर कोरिया जैसे देशों में संविधान विद्यमान है लेकिन संविधानवाद नहीं है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला, शासकों या व्यक्ति की सर्वोच्चता है। सरकार का असीमित और निरंकुश होना। तीसरा है नागरिकों के अधिकारों की अनुपस्थिति और सरकार की शक्ति का प्राथमिकता। अब संविधान क्या है? विश्व में पहली बार अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा लिखा गया। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण करता है तथा उन अंगों पर सीमांकन भी स्थापित करता है। अमेरिका, भारत जैसे देशों में संविधान के माध्यम से ही संविधानवाद की स्थापना की गई। ये 3 अंग, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आप इनके बारे में जानते हैं। बस ऐसा ही एक व्यू ले लीजिए, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। शक्ति का पृथक्करण, सरकार की शक्तियों को सीमित और नियंत्रित करने के लिए तथा स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हेतु शक्ति पृथक्करण का विचार अपनाया गया। अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण निम्नलिखित स्तर पर पाया जाता है। कहाँ? अमेरिकी संविधान में।
सरकार के तीनों अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं। सरकार के तीनों अंगों के पदाधिकारी भी अलग होते हैं और सरकार के तीनों अंगों के कार्यकाल भी पृथक होते हैं। तो अमेरिकी संविधान में इस तरीके से शक्ति पृथक्करण दिया गया है। भारत में शक्ति पृथक्करण केवल कार्यों के पृथक्करण के रूप में पाया जाता है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका का कार्यकाल एक होता है। अब लोग देखते हैं चुनाव 5 साल के बाद होता है। 5 साल बाद फिर से कैबिनेट बनती है, विधायिका भी बनते हैं, कार्यपालिका भी, जो कानून बनाते हैं, कानून को लागू करवाते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बताने से कुछ उलझनें बढ़ जाती हैं, तो हम केवल नोट्स को ही रीड करते जाएंगे। सरकार के तीनों अंगों के द्वारा एक दूसरे को नियंत्रित व संतुलित किया जाता है। विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी विधि पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों को नियंत्रित करती है, क्योंकि न्यायपालिका दोनों के कार्यों की परीक्षा या अवलोकन करती है। लोकतंत्र क्या है? लोकतांत्रिक शासन तानाशाही शासन का विरोधी है, क्योंकि तानाशाही शासन में व्यक्ति का शासन होता है, जहां बल या भय के माध्यम से शासक आम जनता को नियंत्रित करता है। लोकतांत्रिक शासन जनता या जनता के प्रतिनिधियों का शासन है, जहां सहमति से शासन होता है। लोकतंत्र में लोग अथवा आम जनता का सर्वाधिक महत्व होता है, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किए जाते हैं और सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है, जबकि तानाशाही शासन में तंत्र व्यवस्था या सरकार का महत्व प्राथमिक हो जाता है, जबकि नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो जाती है। लोकतंत्र की दार्शनिक मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व है। राजनीतिक रूप में लोकतंत्र का आशय निर्वाचित सरकार का निर्माण है। सामाजिक रूप में लोकतंत्र का अभिप्राय जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा है। आर्थिक रूप में भी सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना लोकतंत्र का पर्याय है। अब संविधान में हम पहला मूल अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मूल अधिकार का अभिप्राय क्या होगा, इन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे मूल अधिकार का अभिप्राय, प्रकृति, मूल अधिकारों में मूल क्या है, जैसे आर्टिकल 14, 19, 21, 32, ये सभी मूल अधिकारों में मूल माने जाते हैं। मूल अधिकारों का संशोधन कैसे होता है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के संबंध, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व के बीच का संबंध, इन सभी को पढ़ने वाले हैं। मूल अधिकार का अभिप्राय क्या है? अधिकार तो आधुनिक युग का विचार है जो नागरिकों के दावे को व्यक्त करता है। अधिकारों में नागरिकों का यह दावा राज्य अथवा सरकार के विरुद्ध प्राप्त होता है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है यदि राज्य इन अधिकारों के अतिक्रमण का प्रयास करे तो किसी भी व्यक्ति या नागरिक को सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अधिकार है। यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 में प्रावधान है। भारत में संविधान निर्माताओं के सामने यह चुनौती विद्यमान थी कि एक ओर राज्य की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने की चुनौती विद्यमान थी, तो दूसरी ओर नागरिकों को अधिकार भी देना आवश्यक था, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन अपनाया गया है। राज्य की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भाग 3 के मूल अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, इसलिए संविधान के द्वारा अमेरिकी नागरिकों को निरपेक्ष अधिकार प्राप्त है, जबकि भारत के संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष हैं। राज्य का स्वरूप व मूल अधिकार, इनके बीच संबंध क्या है? भाग 3 के मूल अधिकार की शुरुआत राज्य से आरंभ होती है, यानी आर्टिकल 12 से, जिसके अनुसार राज्य के दायरे में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया गया है। संघ सरकार की संसद और कार्यपालिका, राज्य सरकार की कार्यपालिका और विधानमंडल, स्थानीय शासन और अन्य पदाधिकारी। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय को है और उच्चतम न्यायालय ने अन्य पदाधिकारी की व्याख्या करते हुए कहा कि कोई भी संस्था राज्य का भाग या एजेंसी मानी जाएगी यदि संस्था का निर्माण राज्य की विधि के अनुसार हुआ हो, पदाधिकारियों को राज्य के द्वारा वेतन भत्ता दिया जाता हो और कोई संस्था सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संचालित हो, तो वो राज्य के पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे या उन्हें उस रूप में माना जाएगा। उदारीकरण के बाद
राज्य और निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय और सहयोग हो रहा है, यानी पीपी मॉडल, जो पीपीपी मॉडल है उसके आधार पर। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वे निजी क्षेत्र जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अनिवार्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं उन्हें राज्य के दायरे में शामिल किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, वे निजी क्षेत्र जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अनिवार्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं उन्हें राज्य के दायरे में शामिल किया जा सकता है। वर्तमान दौर में राज्य के कार्य या दायरे कम हो रहे हैं। जैसे एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया गया, परिणाम स्वरूप अब एयर इंडिया में आरक्षण लागू नहीं हो सकता, जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य के कम होने से मूल अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परंतु दूसरी ओर राज्य के कार्य बढ़ने से भी मूल अधिकारों के लिए चुनौती उत्पन्न होती है। इसलिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। निजी संस्थाएं जैसे कि बीसीसीआई राज्य के दायरे में नहीं है। न्यायालय के संबंध में यह विवाद है कि अनुच्छेद 12 के दायरे में राज्य है अथवा नहीं है। अब हम मूल अधिकारों की विधि से प्राथमिकता, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मूल अधिकार संसद के द्वारा निर्मित किसी भी विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्राथमिक है। यदि मूल अधिकार और संसदीय विधि के बीच कोई भी टकराव होता है तो संसदीय विधि को न्यायालय ध्वस्त कर देगा। ये आर्टिकल 13 के खंड 2 में कहा गया है। उच्चतम न्यायालय राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का अवलोकन करते समय पृथक्करणीयता के सिद्धांत का प्रयोग करता है, जिसका अभिप्राय है कि न्यायालय केवल विधि के उस अनुभाग या सेक्शन को अवैध घोषित करता है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं। उच्चतम न्यायालय विधि की परीक्षा करते समय किसी भी विधि के संवैधानिक व असंवैधानिक भागों के बीच जो अंतर किया जाता है उसे ही पृथक्करणीयता या अलगाव का सिद्धांत कहा जाता है। इसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पढ़ने में कठिनाइयाँ हो जाती है जब सही से ना लिखा हो। भारत में 2 प्रकार की विधियाँ विद्यमान है जो संविधान के अधीन है। संविधान लागू होने के बाद संसद के द्वारा निर्मित विधि और संविधान लागू होने के पूर्व निर्मित विधियाँ, जिसे पूर्व संवैधानिक विधि भी कहा जाता है। यदि मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक विधियों के बीच टकराव हो जाए तो मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को आच्छादित कर लेते हैं अथवा ढक लेते हैं। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। पूर्व संवैधानिक विधियाँ समाप्त नहीं होती, असंवैधानिक नहीं होती, अपितु वे अप्रभावी हो जाती हैं। क्लॉज 13(1) में कहा गया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि भारत में किसी नागरिक या व्यक्ति को मूल अधिकार के परित्याग की स्वतंत्रता नहीं है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का सिद्धांत दिया गया। कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकता, यानी ये नहीं कह सकता ये मूल अधिकार मुझे नहीं चाहिए, उन पर वे लागू होते हैं। समानता का अधिकार। मूल अधिकारों में पहला समानता का अधिकार। समानता का शाब्दिक अभिप्राय विषमता का अभाव है। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। विषमता का अभाव। समानता का आशय प्राकृतिक विषमताओं की समाप्ति नहीं है। प्राकृतिक जो विषमताएं पाई गई उसे नहीं, बल्कि जो हमारे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक ये विषमता का अभाव है। भाग 3 के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है, जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है। पहला, ये सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। सभी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो चाहे जो हो, विधि सर्वोच्च होगी, व्यक्ति नहीं। तीसरा, इसी विचार को विधि का शासन या संविधानवाद भी कहा जा सकता है। विधि के समक्ष समानता के इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और फिलहाल उच्चतम न्यायालय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर विचार कर रहा है कि क्या यह अधिनियम अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। विधि का समान संरक्षण। अब विधि का समान संरक्षण इस टॉपिक पर बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में यह उल्लिखित किया गया है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे तथा विधि का समान संरक्षण भी होगा। विधि के समक्ष समानता का विचार इंग्लैंड की विधि से लिया गया है, जो अपने आप में नकारात्मक है, क्योंकि इसमें सभी के लिए समान विधि का प्रावधान किया गया है, जबकि समाज में सभी व्यक्तियों की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। सभी के साथ एक समान व्यवहार समानता का संकीर्ण अर्थ है।
अब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो इन लोगों के साथ एक ही तरह का समानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। कुछ छूट देनी पड़ेंगी, कुछ विशेष छूट भी देनी पड़ेंगी, कुछ विशेष सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो भारत में जो अमेरिका की तरह प्रावधान है उस तरीके से कुछ अलग है। विधि के समान संरक्षण का विचार अमेरिका विधि से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका विधि से, जिसमें राज्य विधि निर्माण के द्वारा वंचित वर्गों का संरक्षण करेगा। वंचित वर्ग कौन से हैं? जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी आ सकती हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये पिछड़े वर्ग, ये सभी आ सकते हैं। संरक्षण का विचार सकारात्मक है, क्योंकि राज्य के द्वारा इनके उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। इसलिए संरक्षण भेदभाव की अनुमति देता है, क्योंकि समानता का आशय समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करना है। समानता में तार्किक भेदभाव की अनुमति दी जाती है, और ये भेदभाव तार्किक है अथवा अतार्किक, इसका अंतिम निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों के आधार पर तार्किक भेदभाव को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया है। व्यवसाय के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। वर्ग या चौथा पॉइंट है, वर्ग या केवल आर्थिक आधार पर ही भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसे अतार्किक माना जाएगा। समान संरक्षण के इसी विचार को सकारात्मक भेदभाव या संरक्षात्मक भेदभाव या उल्टा भेदभाव भी कहा जाता है। अब विधि के समक्ष समानता के अपवाद क्या हैं? संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधि के समक्ष समानता का अपवाद दिया गया है। इंग्लैंड में एक कहावत के अनुसार राजा कभी कोई गलती नहीं करता, क्योंकि राजा कोई कार्य नहीं करता। और भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान बनाया गया है, जो कोई प्रशासनिक कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पद पर रहने के दौरान हिरासत में नहीं लिया जा सकता, और किसी भी आपराधिक मामले में ना तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आरंभ की जाएगी और ना ही बनाई रखी जाएगी। यानी सब समाप्त होंगी जब तक वे अपने काल में, शासन काल में रहेंगे। ये अपने पद पर रहने के दौरान अथवा बाद में अपने आधिकारिक कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। तीसरा, परंतु किसी सिविल या दीवानी विवाद में जो संपत्ति या पारिवारिक विवाद से जुड़ा होता है, किसी सिविल विवाद में इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने से छूट नहीं दी जाएगी। यह अपवाद है। वह शर्त क्या है? शर्त इसके लिए 2 महीने के पहले ही नोटिस देनी होगी, अगर कोई सिविल या दीवानी विवाद है तो। व्यवहारिक रूप में अधिकांश राज्य या सभी राज्य राजदूतों को विधि के समक्ष समानता के विचार से छूट प्रदान करते हैं। अब समानता और सामाजिक क्रांति, इनके बीच में क्या संबंध है? भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, जिसके द्वारा विशेषाधिकारों पर आधारित और विषमता मूलक समाज को समान बनाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इसलिए यह लिखित है कि राज्य के द्वारा केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें किसी भी एक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15(1) में प्रावधान है। इसके अनुसार राज्य जिन भी विधियों का निर्माण करता है अथवा नीति का निर्माण करेगा, उसमें इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। संविधान लागू होने के बाद मद्रास प्रांत के द्वारा पहली बार मेडिकल कॉलेज में केवल जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने चंपकम दोरईराजन वाद में अनुच्छेद 15 के खंड 1 का उल्लंघन कहा था। इसलिए इसे रद्द या असंवैधानिक घोषित किया गया। संविधान के अनुसार केवल इन आधारों पर निम्नलिखित क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसमें दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट और होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जो मूलतः सार्वजनिक उद्देश्यों से ही संचालित किए जाते हैं, केवल यहीं पर भेदभाव नहीं होगा। कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क और रिसोर्ट जो निजी और सार्वजनिक दोनों उपयोग के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, और इनमें से जो भी सार्वजनिक उपयोग के लिए होंगे अथवा सरकारी वित्त से संचालित होंगे, इनके उपयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। केवल यहाँ पर बताया गया, केवल जो हमने पॉइंट्स के बारे में बताए उसी के बारे में फिर से जिक्र, केवल धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
यानी शैक्षिक योग्यता में, शारीरिक क्षमता या व्यवसाय में। ये किस केस में कहा गया? चंपकई दोरई राजनवाद में। महिला और बाल सशक्तिकरण अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद 14 का ही विस्तार है। हमने कहा था अमेरिका का संविधान सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है, लेकिन भारत में इसका सही रूप नहीं है। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण दोनों होगा। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 के खंड 1 व 2 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 15 के खंड 3 से विधि के समान संरक्षण का विचार आरंभ होता है, जिसके अनुसार यदि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं तो यह समानता का उल्लंघन होगा। यहाँ शायद गलत लिखा हुआ है, समानता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह अनुच्छेद 15(3) में एक शब्द से पूरे लाइन बिगड़ जाते हैं, पूरे वाक्य बदल जाते हैं, तो आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। पहला, संविधान संशोधन और अनुच्छेद 15। संविधान में मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने चंपकम दोरई राजनवाद में मद्रास प्रांत के आरक्षण को रद्द कर दिया था। न्यायालय के इस निर्णय को परिवर्तित करने हेतु संसद ने पहला संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 15 का खंड 4 जोड़ा, जिसके अनुसार सामाजिक शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित व्यक्तियों या समुदायों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किया जाएगा। यहाँ 15(4) बताया गया। शायद इस भाई या बहन का नोट्स सही है, मैंने पढ़ने में गलती कर दी है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। पहले संविधान संशोधन से शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने का मार्ग साफ हो गया तथा निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों को सीमित किया गया। शैक्षणिक संस्था में आरक्षण 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ तथा भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल आरक्षण के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान वर्ष 2005 में पी इनामदार वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। न्यायालय किसी निर्णय को परिवर्तित करने के लिए 93वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 15 के खंड 5 को जोड़ा गया। पिछड़े वर्ग को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा। इसी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति ने 1954 में काका कालेलकर आयोग गठित किया। वर्ष 1979 में यानी बिंदेश्वरी प्रसाद बीपी मंडल जिसे कहते हैं बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा आयोग गठित हुआ। मंडल आयोग ने ही पहली बार ये कहा कि भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़ी वर्ग हैं और आयोग ने पिछड़ी जातियों के पहचान के लिए निम्नलिखित मानकों का प्रयोग किया। पहला मानक सामाजिक, शैक्षिक और तीसरा आर्थिक था। आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन थे? भारतीय राजनीति में आरक्षण सामाजिक न्याय की बजाय वोट बैंक का मुद्दा बनता चला गया। संविधान में केवल सामाजिक शैक्षिक पिछड़े वर्ग का उल्लेख किया गया था, लेकिन 103वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार आर्थिक पिछड़ेपन का प्रावधान संविधान में किया गया और 15(6) जोड़ा गया। नहीं तो किसका उल्लेख था पहले? जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग हैं उनको मान्यता दी गई थी, लेकिन अब किसको? आर्थिक पिछड़ेपन। भारत में बीजेपी के द्वारा स्वयं को पिछड़े दल के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। अब यहाँ पर सिनॉप्सिस के रूप में कुछ बनाया गया, उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार देख लें आप एक नज़र 15(6) के प्रावधान क्या कहते हैं। सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता। समानता के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों के लिए राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी। नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता का आशय सभी नागरिकों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं समान प्राप्त होनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक परिस्थिति में समानता संभव नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक परिस्थिति में समानता संभव नहीं है। समान अवसर देकर सभी को असमान बनने का अवसर मिलेगा।
अवसर की समानता में समानता के साथ कुशलता और प्रतिस्पर्धा भी बनाए रखा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूर्ण समानता मिलता है, सबको मिलता है, विराट कोहली लेकिन उभर कर आते हैं। इन सभी को क्लास का चर्चा बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि क्लास जब सर ने ली थी तो इस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में बताया था, जो नोट्स में लिखे हैं। अवसर की समानता जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन और एक तरफ हेलीकॉप्टर, BMW, ये सब अवसर की समानता यहाँ पर भी सर ने बताया होगा। काफ़ी अच्छे से सर बताते हैं। पॉलिटी के बहुत ही बड़े अच्छे टीचर हैं। राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति या मूल वंश या चौथा लिंग और पांचवा जन्म स्थान अब निवास उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में समानता का अपवाद क्या है? राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में किसी राज्य में रहने वाले अथवा केंद्र शासित क्षेत्र की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को विशेष प्राथमिकता दी जा सकती है। यह अपवाद है। केंद्र शासित क्षेत्र की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को विशेष प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए विधि का निर्माण संसद करेगी। राज्य विधानसभाओं को शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 16(3). सेवाओं में आरक्षण के बाद आरक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला बात, आरक्षण क्यों दिया जाए, इसका उद्देश्य क्या है? तो अवसर की समानता को सुदृढ़ बनाना, सामाजिक न्याय की स्थापना, क्योंकि संसाधनों का आवंटन समाज के सभी वर्गों के लिए सुनिश्चित होना चाहिए। समाज के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, इसी का उद्देश्य है। यही कारण है कि आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मुद्दा बना हुआ, लेकिन आरक्षण का उद्देश्य यही है। आरक्षण के हकदार कौन है? अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित किया गया कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा यदि राज्य की दृष्टि में इन वर्गों का सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। नागरिकों के पिछड़े वर्गों में पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी शामिल होंगे। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण प्रदान किया गया है, जो 10% से अधिक नहीं होगा। राज्य की 3 सेवाएं होती हैं। एक केंद्रीय सेवा, दूसरा अखिल भारतीय सेवा, तीसरा है राज्य की सेवा। केंद्रीय सेवाएं 2 तरीके से, एक संघ सरकार और एक संघ सरकार। अब ये क्या है? संघ सरकार। एक संघ सरकार से कि संघ सरकार में काम करना होता है, और संघ सरकार के द्वारा यानी केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों में भी राज्य में भी काम करना पड़ता है। तीसरा अखिल भारतीय सेवा, जिसमें IAS, IPS, IFS ये अंतिम कंट्रोल संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। यह भी अपवाद का विषय बनता है। राज्य की सेवा, राज्य की सेवा में जैसे परिवहन है, कृषि है, राजस्व या स्वास्थ्य, ये सभी सेवाएं होती हैं। अब आरक्षण की मात्रा क्या है? अनुच्छेद 16 के खंड 4 में अथवा संविधान के किसी अन्य प्रावधान में आरक्षण की मात्रा निर्धारित नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद 1992 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यद्यपि 103वें संविधान संशोधन में उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस निर्णय को परिवर्तित कर दिया और संघ सरकार, अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवाओं के लिए आरक्षण की मात्रा बढ़ाकर 60% कर दी। ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित कर दिया गया। राज्य सेवाओं के लिए आरक्षण की मात्रा को 80% तक बढ़ा दिया गया। उच्चतम न्यायालय के द्वारा आरक्षण की मात्रा को सीमित करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए गए। पहला, अवसर की समानता मूल अधिकार है और आरक्षण देते समय इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 के खंड 4 को अनुच्छेद 335 को पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें लिखा गया है कि राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देते समय सेवाओं की कुशलता बनाई रखी जाएगी। ये सभी चर्चा के विषय हैं। इंदिरा साहनी वाद और आरक्षण, अभी भी मुद्दा आरक्षण का पकड़ा हुआ है। अब इंदिरा साहनी वाद और आरक्षण, इनके बीच में क्या संबंध है? उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा आरक्षण के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा गया कि आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो प्रत्येक वर्ष की सेवाओं के लिए लागू होगी। आरक्षण पिछड़ी जातियों को देना संवैधानिक है, क्योंकि भारत में पिछड़ी जातियाँ ही पिछड़े वर्ग में शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि आरक्षण
प्रोन्नति या पदोन्नति के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति या प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। न्यायालय ने कहा कि आरक्षित वर्गों के लिए बची हुई रिक्तियों को यानी बैकलॉग अगली वर्ष की रिक्तियों में जोड़ दिया जाए, लेकिन आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने नरसिंह राव सरकार के द्वारा आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि न्यायालय ने तर्क दिया कि संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन का उल्लेख है, न कि आर्थिक पिछड़ेपन का। राज्यों के आरक्षण का बचाव ये भी विषय है। इंदिरा साहनीवाद में निर्णय लिया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, लेकिन तत्कालीन समय में तमिलनाडु राज्य के द्वारा 69% आरक्षण दिया गया था, जिसे बचाने के लिए संसद में 76वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा तमिलनाडु के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। परंतु आज आरक्षण को बचाने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रयोग संभव नहीं है। प्रोन्नति में आरक्षण क्या है? इंदिरा साहनीवाद में प्रोन्नति में आरक्षण प्रतिबंधित कर दिया गया और इस निर्णय को परिवर्तित करने के लिए 77वां संविधान संशोधन 16(4)(a) अनुच्छेद 16(4)(a) लाया गया, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों जनजातियों को प्रोन्नति में मिलने वाला आरक्षण जारी रहेगा। उन्हें यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सामाजिक वरिष्ठता का लाभ भी मिलेगा। लेकिन इस संविधान संशोधन को पुनः नागराजनवाद में चुनौती दी गई, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान संशोधन को संवैधानिक मान लिया, लेकिन प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए शर्तें लगा दी जो निम्नलिखित हैं। पहला शर्त, सेवाओं में भर्ती होने के बाद भी जो सेवाओं में हैं और पिछड़े हैं, उनका प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। सेवाओं में उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तब भी आरक्षण मिल जाएगा। सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी। इस तरीके से आरक्षण देने का प्रावधान में शर्तें जोड़ दी गई। लेकिन जनरल सिंहवाद में उच्चतम न्यायालय ने नागराजनवाद के निर्णय को पलट दिया और न्यायालय ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए किसी भी संख्यात्मक आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। अब 100% आरक्षण का प्रावधान क्या है? इंदिरा साहनीवाद के निर्णय को परिवर्तित करने के लिए 81वां यानी अनुच्छेद 16(4)(b) संविधान संशोधन किया गया। अब इसको लाया गया, जिसके अनुसार बैकलॉग रिक्तियों को 100% आरक्षित किया जा सकता है, अतः इसके लिए 60% की सीमा लागू नहीं होगी। अब भविष्य की चुनौती क्या है? संघ सरकार के द्वारा जस्टिस रोहनी आयोग का गठन किया गया था, जिसने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को भी विभिन्न जाति समूहों में विभाजित करने की सिफारिश की, जिसके अनुसार पिछड़ी जातियों को 4 श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी मुद्दा उठाया कि अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की आवश्यकता है, अतः इसमें भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने ईवी चिनैयावाद में पहले यह निर्धारित किया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति में ऊपर वर्गीकरण संभव नहीं है। अब हमारा अगला विषय छुआछूत और विशेषाधिकार की समाप्ति। ये अगली क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम सभी एक साथ नहीं पढ़ा सकते, मूल अधिकार को एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। मूल अधिकार संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही लंबा चर्चा करना पड़ता है, तो इसके लिए हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो उसे भी इग्नोर करें और कमेंट में भी बताएं, जो गलतियाँ हुई उसको भी कमेंट में लिख दें। आप लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा, उस कमियों को दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।